नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। खास तौर से अब जबकि नतीजों का सीजन शुरू होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका, यूरोप की मुश्किलें खड़ी हैं, महंगे कर्ज की मुसीबत भी बड़ी है। इस कठिन वक्त में कंपनियों का एग्जाम टाइम शुरू होने वाला है। 12 अप्रैल से टीसीएस के नतीजों के साथ Q4 नतीजों का आगाज हो जाएगा। इस खास शो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि Q4 का एग्जाम पेपर कितना कठिन होने जा रहा है, किसके लिए आसान होगा और किसके लिए मुश्किल। क्वेश्चन पेपर में इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपकी स्क्रीन पर वो सभी सवाल जिनको आज हम एड्रेस करने वाले हैं और इस बार के एग्जामिनेशन पेपर के अंदर इन पर आप नजर रखेंगे। तो चौथी तिमाही के अंदर तमाम जो जानकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे गौरांग से। लेकिन उससे पहले ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पे चौथी तिमाही में परीक्षा की पारी, कंपनियों की किस तरह की है तैयारी, तो इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। और साथ ही साथ ना केवल उनकी तैयारी बल्कि इस तैयारी से जुड़े कुछ और एस्पेक्ट्स पर भी हम बातचीत करेंगे कि महंगा कर्ज जो कि सबसे क्रूशियल रहा, लेकिन उसका असर किस तरह से उनके मुनाफे के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। महंगे कर्ज के बाद क्या नतीजों का आगाज बाजार का मूड या बाजार का मिजाज भी बिगाड़ेगा, इस पर भी हमारी चर्चा होने वाली है। और उसके अलावा Q4 के नतीजों के बाद कौन बनेगा कमजोर कड़ी और किसमें आपकी होगी कमाई बड़ी, और लास्टली Q4 के नतीजों से पहले निवेशक कैसे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, इस पर भी हम खास बातचीत करने वाले हैं। तो ये कुछ सवाल जिनके जवाब हम जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बाजार का पेपर क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इनमें से सिर्फ 6 सब्जेक्ट को चुना है, यानी कि IT, ऑटो, बैंक्स, मेटल, FMCG और कैपिटल गुड्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पर बातचीत करना ज़रूरी है। तो ये कुछ सेक्टर्स जिनको आप ज़रूर तवज्जो दें और इस बार के नतीजों में कैसे ये सेक्टर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और साथ साथ आनंद राठी शेयर्स के नरेंद्र सोलंकी सर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर और उनका व्यू समझेंगे कैसे अर्निंग्स इस तिमाही के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गौरांग सर, अब नतीजों का आगाज होने जा रहा है और ये उस समय हो रहा है जबकि इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है। डिमांड कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो मोटा मोटा आप क्या आकलन लगा रहे हो इस बारी चौथी तिमाही के नंबर से, कैसे रहेंगे नतीजे, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी, क्या करें यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पर्चे लिखने का समय आ गया है और चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के 12 तारीख अप्रैल से आगाज हो जाएगा और इसकी शुरुआत टीसीएस के नतीजों से होगी हर बार की तरह। तो ब्याज दरें बढ़ी है, मांग को लेकर के थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है और ये मेरे ख्याल से बहुत ही सराहना करने वाली बात है। और एक उदाहरण मैं अभी कुछ घंटों पहले का दूं तो आरबीआई और गवर्नर साहब ने ब्याज दरों में जो उम्मीद थी 25 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी होने की, माफ कीजिएगा, वो नहीं हुई है। स्टेटस को रखा है और अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल है, जहां पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है उन सब क्षेत्रों को लेकर के इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, उसको इंटरेस्ट बोझ जिसे हम कहते हैं, वो शायद बैलेंस शीट पर थोड़ा बहुत हावी हो सकता है। लेकिन हम वो बात भी देखेंगे मैनेजमेंट के तरफ से कि उनके पास कितनी बेहतरीन तरीके से वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ला करके ये जो ऊपर का दबाव है वो कम करते हैं। नतीजों में ये सब आंकड़े दिखाई देंगे। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि पूरा शेयर बाजार नहीं, लेकिन खास करके ज्यादातर क्षेत्र में आपको शायद निराशा हाथ नहीं लगेगी। थोड़ा बहुत आंकड़ा कुछ क्षेत्र में उम्मीद से नीचे आ सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करके कदम रखूंगा कि शायद तीसरी तिमाही से बेहतर हो चौथी तिमाही में। क्योंकि ये टफ टाइम है, टफ एग्जाम है, इसीलिए आप जैसे दिग्गज प्रोफेसर्स को बुलाया गया है इन एग्जाम की समीक्षा करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए। नरेंद्र सर, आपका व्यू क्या कहता है अर्निंग्स को लेकर, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही? क्योंकि जो
जिस परिवेश में नंबर्स आने वाले हैं उस परिवेश में ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख चुके हैं, तो कुछ हद तक कंपनियां शायद तैयार भी हैं खराब नंबर्स के लिए। तो आप कैसे देख रहे हो, कैसे रहेगी चौथी तिमाही? जी, गुड आफ्टरनून। जी, अगर हिस्टोरिकली अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारे क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो फोर्थ क्वार्टर जनरली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है अर्निंग्स में इंडेक्स की। और जिस हिसाब से अभी लास्ट फ्यू वीक्स और अगर कहें तो फ्यू मंथ्स में थोड़ा सा हमने मॉडरेशन देखा है कमोडिटी प्राइसेस में, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली कुछ कंपनियों को मिलेगा। और जो जहां तक जो रॉ मटेरियल के तरफ से जो प्रेशर था वो ईज आउट होता हुआ दिख सकता है हमको इस तरफ से कंपनीज के भी यहाँ पे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 2-3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में डिलीवरेजिंग काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है। और हालांकि इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुई है उसका फर्क पड़ा है मिड एंड स्मॉल कंपनीज पे, बट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनीज है उनमें डिलीवरेजिंग एक काफी अहम ट्रेंड दिखा है हमको। और अब रेट्स पीक भी हो रही हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी अब धीरे धीरे आगे आउटलुक इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। इवन जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अब थोड़ा सा जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसमें खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है डोमेस्टिक ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी भी जारी है, तो वहां पे काफी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के साथ और देख लेते हैं कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। और सबसे पहला नतीजा देने वाला है, जिसका एग्जाम या पेपर सबसे पहले है, वो है टेक्नोलॉजी का, यानी कि आईटी क्षेत्र का। आईटी दिग्गजों के नंबर्स के साथ शुरुआत होगी। टीसीएस, इन्फोसिस सबसे पहले अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। तो किस तरह से सेक्टर का इवैल्यूएशन है, गौरांग सर से ही समझ लेते हैं। गौरांग सर, आईटी स्पेस क्रूशियल सबसे ज़्यादा, बेल वेदर के नंबर सबसे पहले आएंगे। ऑलरेडी 40% की करेक्शन कुछ स्टॉक्स दिखा चुके हैं हायर लेवल से। सेक्टर अच्छा खासा बीट एंड डाउन है, लेकिन अमेरिका में दिक्कतें भी हैं। उसके बीच में कुछ मिड कैप कंपनियों की पहले ही कमेंट्री वीक साइड पर आ चुकी है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्या इवैल्यूएट करें, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही के नतीजे आईटी के? तो सुमित, ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के जो नतीजे होते हैं देखिए वो अमूमन थोड़े बहुत नीचे की तरफ ही होते हैं। कारण अनेक है इसके, एक नहीं अनेक कारण है। जो हमने नतीजे तीसरी तिमाही के पहले के देखे, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी और पहली तिमाही के नतीजे और उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में, तो उसको देखते हुए काफी लोग आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे। लेकिन बाजी पलटी तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद, आंकड़ों के बाद, और जिस तरीके से लगभग प्रत्येक आईटी क्षेत्र की कंपनी के मैनेजमेंट में जो कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी वगैरह, तो जो बिकवाली की राय थी आईटी क्षेत्र पर वो बदल करके खरीदारी की हो गई। जो हमने तीसरी तिमाही के पहले सुमित प्राइस करेक्शन देखा, टाइम करेक्शन देखा, 25% के आसपास आईटी इंडेक्स नीचे था, शायद कुछ कंपनियां उससे और ज्यादा नीचे थी। अगर आप छोटी मध्यम अवधि में ये जो आवाजें सुनाई दे रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, तो हमें पूर्ण रीत से भरोसा है कि वो जो चमक जो थी, वो जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो शायद आने वाले समय में आपको दिखाई दे। अमेरिका में जो हो रहा है उसको लेकर के काफी समय हो गया। अगर नकारात्मक परिस्थिति होनी थी तो काफी लंबे समय पहले हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ तीसरी तिमाही के आंकड़ों में दिखाई नहीं दिया। और हमने ये भी देखा है सुमित कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां जब भी गाइडेंस देती हैं तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा आकलन है आईटी क्षेत्र को लेकर के, और इनकी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल से आपको आईटी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम खरीदारी की राय अभी भी रख रहे हैं। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ पसंद है हमारी दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र। तो मिड कैप आईटी, दिग्गज आईटी कंपनियों में कहां पर आप नजर रख सकते हैं, किन किन को आप तवज्जो दे सकते हैं, इस पर बातचीत की गौरांग सर ने। लेकिन ये शुरुआत है, पहला नतीजा इन्हीं से आएगा, तो यहाँ पर ही टोन सेट होगी, किस तरह से नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि चमक की बात उठी है तो बात आती है मेटल की, जहाँ पर क्योंकि बढ़िया बेस भी है, हायर बेस के बाद नंबर्स आ रहे हैं, और इस पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा केपेक्स होता है, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, तो कैसे नंबर्स रहेंगे? नरेंद्र सर, क्या अनुमान लगा रहे हो आप, क्या करना चाहिए मेटल स्पेस में, किन के नंबर्स कैसे रहेंगे?
जी, इसमें सिंस ये ग्लोबल कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर है और इसमें ग्लोबल इवेंट्स भी मैटर करते हैं, तो सबसे पहले अभी ग्लोबल टेम्पलेट समझ लेते हैं। तो जो अभी ग्लोबल टेम्पलेट है, वो है म्यूटेड डिमांड का सिनेरियो है और जो प्राइसेस का जो रिसेंट फॉल आया था, वहां से अब थोड़ा-सा बेस बन के अब रिकवरी की तरफ दिख रहा है प्राइस। हालांकि डिमांड साइड बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इवन आफ्टर चाइना रीओपनिंग के लिए, लेकिन एक थोड़ी बहुत म्यूटेड काइंड ऑफ डिमांड है। तो ये जो बैकड्रॉप है ग्लोबल का, उसपे जो रॉ मटेरियल बेनिफिट है वो डेफिनेटली कंपनीज को मिलेगा और जो लोअर इनपुट कॉस्ट है उसका भी फायदा देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। और एक्सपोर्ट्स के अंदर स्लाइट पिकअप आ सकता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने 2-3 मंथ्स बैक एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करी थी, तो वहां पे भी एक फायदा होगा। और एक्सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अपना हमारा और चाइना में, उसमें गैप भी काफी ज्यादा नहीं रह गया है, अभी 4-5% के अराउंड का डिफरेंस रह गया है। और इसमें खास बात यह है कि जो स्पेशलाइज्ड स्टील कंपनीज इस सेगमेंट में है, उसमें ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगा। इसमें हमारी जो बेस्ट पिक है फिलहाल, अगर लार्ज कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील। तो टाटा स्टील, जिसके तिमाही नतीजों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, वैसे भी सबसे बड़ा प्लेयर है स्टील में, तो कोई भी जो टोन होगी वो यहीं से ही सेट होते हुए दिखाई पड़ेगी और काफ़ी हद तक नज़र रखनी होगी। स्पेस काफ़ी बजिंग भी रहा है पिछले 2 तिमाही के अंदर। लेकिन गौरांग सर, क्योंकि आपने BFSI की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अभी बैंकिंग भी छूट गया है। IT के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा परसेंटेज ओन करता है मार्केट्स में, जिसकी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, वो आता है बैंकिंग। क्या मान के चले बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो अब तक Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं वो बढ़िया है NBFC स्पेस में। PSU 2 क्वार्टर से अच्छा कर रहे हैं, क्या इस बारी बाजी मारेंगे, क्या मान के चले यहाँ पे? मेरा ये मानना है सुमित कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बैंकिंग और एनबीएफसी यानी कि वित्तीय क्षेत्र बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी तिमाही में नतीजों के पहले जो टिप्पणियां दी थी एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो को लेकर के और लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, वो काफी सकारात्मक थी और वो झलक हमने तीसरी तिमाही के आंकड़े में भी देखी। इस बार भी जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है। कल मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस ने कुछ टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के, M&M फाइनेंस ने भी टिप्पणियां करी थी, बैंक्स ने भी टिप्पणियां करी है। और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव किया गया है फाइनेंस बिल में, और जिस तरीके से टैक्स और इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट फंड्स को मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, तो वहां से भी शायद थोड़ा बहुत नकदी जो है वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रही है, जिससे जो फ्लोज है वो बेहतर हो जाएंगे। इस बारी भी जो भी टिप्पणियां चौथी तिमाही को लेकर के एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो की आई है, लोन बुक ग्रोथ को लेकर का, ये काफी सकारात्मक है। तो हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स पसंद आती हैं, कुछ चुनिंदा 4 या 5 सरकारी बैंक्स है वो पसंद आती हैं, और कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज है डाइवर्सिफाइड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ये सब हमें पसंद आती है। और ये जो ब्याज दरों का बढ़ता हुआ सिलसिला था, आज के बाद लग रहा है ऐसा कि शायद मेरे ख्याल से काफी समय तक आप एक विराम देखेंगे, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं देखेंगे। और अगर महंगाई का जो आंकड़ा है उसने ज्यादा असर नहीं उठाया, तो शायद आने वाले भविष्य में हमें कटौती भी आती हुई दिखाई देगी। तो ये सब सकारात्मक चीजें। और एक बात है सुमित, अगर आप भारत की इकोनॉमी को नेक्स्ट ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका वित्तीय क्षेत्र को निभानी पड़ेगी। तो आपको ये क्षेत्र नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते सेक्टर को, और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो कि गौरांग को पसंद है, आप उनके ऊपर पहले फोकस कर सकते हैं। बहुत समय से इनफैक्ट गौरांग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। नरेंद्र सर, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत समय बाद देखा ऐसा कि रूरल डिमांड के अंदर एक बड़ा हिट आया है, और वो FMCG के अंदर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अर्बन डिमांड का तो प्रेशर है ही, और रूरल का भी प्रेशर आ रहा है। तो ये सेक्टर अब कैसे काम करेगा, वो भी तब जबकि एक बड़ा रिटर्न पूरा स्पेस दे चुका है, ज़्यादातर कंपनी अपने हाइज से बहुत दूर है नहीं। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस के बीच में अब कैसे देखें FMCG को? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रूरल अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, और अर्बन जो कि पहले परफॉर्म कर रहा था और थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहा था, उसमें भी अगर आप लो प्राइस सेगमेंट अर्बन के अंदर बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है वॉल्यूम टर्म्स में। तो ये तो एक डेफिनेटली देखने वाली रहेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, इसका डेफिनेटली आगे जाके कंपनीज को डिमांड इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगा।
वहीं पे अगर अपन कॉस्ट्स की बात करें तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी डिक्लाइन हुए हैं, तो यहाँ पे मार्जिन फ्रंट पे कंपनीज का इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये जो सेक्टर है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने लायक सेक्टर है। इसमें शॉर्ट टर्म कुछ सिक्लिकल आते हैं इन्फ्लेशन को लेके, डिमांड को लेके, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली डिमांड पिकअप करेगा वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट दिखेगी। तो ये डेफिनेटली फिलहाल तो रिजल्ट्स म्यूटेड आएंगे वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में, बट मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। और इसमें जो टॉप स्टॉक्स है हमारे लिए वो है टाटा कंज्यूमर है, आईटीसी है एंड एचयूएल है, जिसमें अपन रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर। तो एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, इसके तिमाही नतीजों पर आप नजर रखेंगे। और ये बात सही है कि इनपुट कॉस्ट तो कम हुई है, लेकिन डिमांड वाला पार्ट कैसे प्ले करता है इसको जरूर ध्यान में रखना होगा इस तिमाही के नतीजों के साथ। अब तक हमने 4 सेक्टर से बात की है, अब बाकी हैं 2 सेक्टर जिनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम बातचीत कर चुके हैं आईटी पे, हमने बातचीत कर ली है मेटल पे, बातचीत कर ली है बैंक्स पे, और बातचीत कर ली है एफएमसीजी पर। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है कैपिटल गुड्स। और क्या 2 व्हीलर एक्सीड करेगा एमएनएचसीवी डिमांड को लेकर, इन सब पर हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार। तो परीक्षा की घड़ी और उम्मीदें हैं बड़ी, यानी कि तिमाही नतीजे जिनका आगाज होने वाला है 13 तारीख से। और इन तिमाही नतीजों में किसके नतीजे बेहतर रहेंगे, किसके नतीजे कमज़ोर रहेंगे, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हम क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट या इतने सारी सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ 6 सब्जेक्ट चुने हैं, जिसमें से ऑटो, आईटी, बैंक, मेटल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और 2 प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग सर से, और साथ साथ नरेंद्र सोलंकी सर भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं इन सभी सेक्टर्स को लेकर। गौरांग सर, हमने बात की आईटी की, हमने बात की बैंक की, लेकिन एक और इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस है, वो है ऑटो। और ऑटो में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। 2 व्हीलर का अलग परफॉर्मेंस, पैसेंजर व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, कमर्शियल व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों का अलग परफॉर्मेंस। तो इसमें कैसे पिक एंड चूज करा जाए? तो पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने जब बैंकिंग की बात की तो कुछ नाम नहीं बताया, वो बता देता हूं जल्दी से। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आधार है पसंदगी का। निजी क्षेत्र की बैंकों में हमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसी जो कंपनियां हैं, चोलामंडलम जैसी कंपनियां, ये सब पसंद आती है। रही बात अब ऑटो क्षेत्र की, तो एक दौर था, सुमित आपको याद होगा, मेरे ख्याल से साल भर समय हुआ है, जब सेमीकंडक्टर चिप यानी कि चिप्स और सप्लाई साइड लॉजिस्टिक को लेकर के काफी दिक्कतें थी। ये क्षेत्र पूरा धराशायी हो गया था, लेकिन परिस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हुई है और काफी हद तक ये जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई है। दिल्ली में मेरे ख्याल से जनवरी में ऑटो एक्सपो हुआ था, वहां पर जिस तरीके से सभी कंपनियों ने नए लॉन्चेस को लेकर के घोषणाएं की, भविष्य में आने वाले नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो लॉन्चेस हो गए उसकी बातें करी। महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए, अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, कहीं पर कम आए, कहीं पर अच्छे आए, कहीं पर उम्मीद के बराबर आए, तो ये परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने जो एक्सपोर्ट की बात की, तो मैं वहां पर ये भी कहना चाहूंगा कि कल मेरे ख्याल से जेएलआर के ग्लोबल बिक्री के आंकड़े आए और वो बेहतरीन बढ़त के साथ आंकड़े आए हुए थे। तो परिस्थिति अगर अर्थव्यवस्था में विदेशों में सुधरती है तो जाहिर है ये जो कंपनियां निर्भर है उन सब देशों के ऊपर, उनकी भी बिक्री अच्छी आएगी। स्थानीय मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री जी ने बजट में कमर्शियल व्हीकल और स्क्रैपेज पॉलिसीज को लेकर के काफी घोषणाएं की है। बहुत बेहतरीन बात यह है सुमित के प्राइसिंग पावर आ गया है। 1 अप्रैल से काफी सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, तो ये सब चीजें एक सकारात्मक सा अंदेशा देती हैं। अगर आप हमें पसंदगी पूछे तो पैसेंजर व्हीकल में मारुति, एमएनएम और टाटा मोटर्स ये पसंद आते हैं। 2 व्हीलर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स और कुछ हद तक हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल में आयशर मोटर्स। मेरा ख्याल से आपको यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए और परिस्थिति जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी सुधरेंगे और लागत खर्च भी धीरे धीरे कम होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर। तो लागत में कमी आएगी, पिकअप आएगा, और ये कुछ पिक्स जो कि गौरांग मान रहे हैं कि ये इस तिमाही में इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, ये कुछ हद तक फोकस एरिया रहने वाले हैं।
नरेंद्र सर, जो सरप्राइज था पिछले तिमाही में या उससे पहले वाली तिमाही में वो था कैपिटल गुड्स। पिछले साल का एक ऐसा आउट परफॉर्मर जिसको किसी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस आ जाएगी। चाहे आप लार्सन जैसे प्लेयर ले लें, सीमेंस, एबीबी जैसे बड़े नाम ले लें, थर्मैक्स जैसी कंपनियां ले लें, सब ने एक शानदार मूव आते हुए वहाँ पर देखने को मिला। तो इतना की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है नंबर्स में, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करेगी? खास तौर से ऑर्डर इनफ्लो इतने अच्छे आए, एग्जीक्यूशन बेटर है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, ऑर्डर बुक का अगर आप मोमेंटम देखें तो काफी स्ट्रांग है। इवन इस क्वार्टर में भी काफी ऑर्डर इनफ्लोस हमको देखने को मिले हैं। और इसमें डिमांड साइड में देखें तो इसमें 2-3 फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट इनके फेवर में काम कर रहे हैं। वो एक तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिस हिसाब से उनके प्लान्स है अनाउंसमेंट, उस हिसाब से ये सेक्टर में ये ऑर्डर इनफ्लो कंटिन्यू रहने वाला है। और दूसरा जो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है उसमें खास बात यह है कि जो ग्लोबल एमएनसीज हैं उनका जो खुद का जो कंजम्पशन है वो आउटसोर्स हो रहा है। तो इसमें एक आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी भी काफी क्रिएट होके आ रही है इस सेक्टर के अंदर, जो मिड कैप कंपनीज को काफी बेनिफिट कर रही है। और इसमें कैपिटल गुड्स क्योंकि ब्रॉड सेक्टर है तो इसमें मैं इंक्लूड करूंगा जो कंज्यूमेबल्स हैं और जो एंसिलरी चीजें जैसे फॉर्जिंग कंपनीज हो गई, बेयरिंग्स हो गई। तो ये टाइप में जितनी भी कंपनीज है उनका आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होके आ रहा है। तो नॉट ओनली बड़े प्लेयर्स, इवन जो मिड प्लेयर्स हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाते रहेंगे और जारी रहेगा। और इसमें जो बेस्ट जो हमारी पिक्स होगी, जैसे बेयरिंग्स में एसकेएफ हो गया, एनआरबी बेयरिंग्स हो गया, देन इवन रिफ्रैक्टरीज में आप वेसुवियस हो गया, आरके फॉर्जिंग्स है, फॉर्जिंग्स के अंदर। तो इस टाइप की जो सेगमेंट्स है कैपिटल गुड्स के अंदर भी वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आगे दिखाते रहेंगे। तो बहुत सारे नाम मिड कैप से एसकेएफ जैसी कंपनियां जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, और वैसे भी लार्ज कैप भी इस बार का काफ़ी स्टार परफॉर्मर बन के गया और एक अच्छे नंबर्स वहां से आते हुए दिखाई पड़े हैं। तमाम सेक्टर की तमाम पिक्स, यानी कि ऑटो से, आईटी से, बैंक से, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, आपने अभी अभी जानकारों सुनी और आप वो देखते भी रहोगे स्क्रीन पर, उनके ऊपर आप नज़र रखेंगे। लेकिन इस तिमाही में कुछ की हाईलाइट्स में एक तो डिमांड, इनपुट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और आने वाले समय में जो कंपनियों का आउटलुक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हर बार की तरह गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आसान करने के लिए हमारी दुविधा को। और नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए हमेशा, और तमाम जो नतीजे हैं उन पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब इन अर्निंग्स को लेकर देखते हैं किस तरह से आंकड़े आते हैं चौथी तिमाही के। लेकिन इन आंकड़ों के साथ ही बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन कितनी स्टेबलाइज हुई है और यहाँ से कितना पिकअप मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। इस खास पेशकश में इतना ही।